नमस्कार दोस्तों, आज हम लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। हम चैप्टर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको अच्छे से समझते हैं कि किसी भी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार जो है ये आ जाता है। तो हमने इसको जो है हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था और अपनी एनसीईआरटी की डिस्कशन में डिस्कस किया था। देखिए, किसी भी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है। संविधान ही वो दस्तावेज होता है जो ये बताता है कि कोई भी देश चलेगा कैसे, सरकार कैसे बनेगी, सरकार जो है उसकी शक्तियां क्या होंगी, सरकार की शक्तियों पे सीमाएं क्या होंगी, लोगों के अधिकार क्या होंगे, लोगों के कर्तव्य क्या होंगे। ये सारी बातें जो हैं, इसलिए तो संविधान का महत्व है। तो यही हमारा पार्ट 1 का क्वेश्चन होगा। इसके अलावा हम इसी के साथ जो जुड़े हुए क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है। भाई, संविधान का महत्व है तभी तो हमें संविधान की आवश्यकता है। तो हम पार्ट 2 में ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि संविधान के कोई 4 कार्य बताइए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, तो इसको हम साथ साथ ही डिस्कस करेंगे। ये 4 या 6 नंबर के आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है 2 भागों में बटा हुआ है। पहली बात तो ये है कि किसी भी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है, और साथ साथ कि किसी भी देश के लिए हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, संविधान के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि संविधान क्या है, एक रूल बुक है। इसमें वो सभी नियम और कानून लिख दिए जाते हैं जो किसी भी देश को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ये संविधान की ओरिजिनल कॉपी है। तो आइए इसके हम जो है आंसर्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली बात ये है कि किसी भी देश के लिए संविधान का क्या महत्व है, इसको हम डिस्कस करते हैं। हमने शुरू में डिस्कस किया था कि संविधान उन नियमों तथा सिद्धांतों के समूह को कहते हैं जिनके द्वारा किसी देश का शासन चलाया जाता है। देखिए, मैंने आपको बताया है कि संविधान में ही वो सारे नियम और कानून लिख दिए जाते हैं जो किसी भी देश के चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। इसके अलावा वो सिद्धांतों की भी बात करता है। सिद्धांतों मतलब लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, इस तरह की सारी चीजें जो है ना वो सिद्धांत कहलाते हैं। तो संविधान में ही नियम और सिद्धांतों के बारे में बताया जाता है जो किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं। ठीक है, यदि ये नियम और कानून नहीं होंगे तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। बात समझिएगा। देखिए, अभी हम सभी लोगों को समानता देते हैं, स्वतंत्रता देते हैं, सभी लोग अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सभी लोग अपना अपना धर्म का पालन कर रहे हैं, सभी लोगों के पास मौलिक अधिकार है। यदि ये सब कुछ व्यवस्था से चल रहा है, आप अभी मार्केट में जा रहे हैं तो ये देखते हैं कि सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। मतलब जो सामान बेच रहा है वो बेच रहा है। आप वहां जाते हैं कि किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर कोई भी नियम और कानून को तोड़ता है तो पुलिस की व्यवस्था है। तो सब कुछ व्यवस्था से चल रहा है। लेकिन अगर कानून ही नहीं होंगे तो सब सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। ठीक है ना। इसका सेकेंड पॉइंट देखते हैं कि संविधान सरकार की शक्ति और सत्ता का स्रोत होता है। यहां पर 2 वर्ड है, इस बात को ध्यान रखिएगा। शक्ति का मतलब है सरकार के पास पावर है, और सत्ता का स्रोत है। स्रोत मतलब यहीं से तो संविधान में से ही तो सरकार को शक्तियां मिल रही हैं। अब सत्ता क्या होती है, इस बात को ध्यान रखिए। सत्ता का मतलब होता है शक्ति प्लस वैधता। देखिए, शक्ति का तो मतलब ये है कि कोई भी एक पर्सन जो है जब तक उसके पास शक्ति है तो वो सरकार चला सकता है। यदि उसकी शक्ति जो है बहुत कमजोर हो गई तो वो सरकार गिर भी सकती है, पहली बात। लेकिन सत्ता का मतलब इससे और बढ़कर हो जाता है। जैसे जब भी आप एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, हमारे राष्ट्रपति जो हैं वो हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है वो इतने ज्यादा पावरफुल या ऐसे बॉडी बिल्डर तो है नहीं जिनके पास बहुत ज्यादा शक्ति है, बल्कि उनके पास सत्ता है। सत्ता का मतलब है कि अगर वो कोई कानून बनाते हैं तो उनके पास उस कानून को लागू करने की शक्ति है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं वैधता या लीगल हो जाता है। जब उन्होंने कोई कानून बनाया तो वो लीगल हो जाता है। अगर कोई भी उस कानून को नहीं मानेगा तो उनको शक्ति के बल पर उस कानून को मनवाया जाएगा, और अगर वो नहीं फिर भी मानता तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं वैधता। तो संविधान ही सरकार की शक्ति का और सत्ता का स्रोत होता है। ये सरकार द्वारा सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। सरकार अपनी पावर का अगर गलत इस्तेमाल करे तो उसको रोकता है। सरकार की शक्तियों पर सीमाएं, ये हमने बात की थी। तो संविधान ही ये तय करता है कि समाज में निर्णय कौन लेगा। हमने ये तय किया ना, हमारे समाज में निर्णय कौन लेता है, सरकार। ठीक है। अच्छा, चौथा ये है
कि संविधान में ही मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया गया है। प्रावधान का मतलब होता है कि बारे में बताया गया है। देखिए मौलिक अधिकार क्या होते हैं, सेकंड चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसके विकास के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। बिना मौलिक अधिकारों के कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता है। तो संविधान में ही लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और साथ साथ ये मौलिक अधिकार सिर्फ कुछ लोगों को नहीं, सभी लोगों को दिए गए हैं, जिनमें अल्पसंख्यक भी हैं। अल्पसंख्यक का मतलब है जिनकी संख्या कम है। और साथ साथ में संविधान ही अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा भी करता है, मतलब अल्पसंख्यक वर्गों को जो है काफी पावर्स भी देता है। ठीक है, तो संविधान जो है किसी भी समाज की जो है बुनियादी पहचान होता है। हमने इस बात को जो है एनसीईआरटी में डिस्कस किया था। ठीक है, हमने ये बताया था कि संविधान से ही जो है किसी भी समाज की बुनियादी पहचान होती है, कि संविधान जो है वो उन व्यक्तियों के पास या उन समाज के पास कितने अधिकार हैं, क्या समाज जो है लोकतंत्र है, वहां पर समाज में क्या न्याय है, इस बात की जो पहचान है वो संविधान से ही होती है। इसलिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके क्वेश्चन में ये इस पार्ट से आता है क्वेश्चन, तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे, इससे बढ़कर नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अगले पार्ट की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, और संविधान के कोई 4 कार्य बताएं, इस तरह के कोई क्वेश्चन आए तो आप इस तरह के ही लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो संविधान का पहला कार्य क्या है? संविधान का पहला कार्य हमने बात की थी कि संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे कि समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। इस बात को हमने एनसीईआरटी में इस तरह से डिस्कस किया था कि संविधान जो है वो आपको ऐसे बुनियादी नियम बता देता है जिससे कि समाज के सभी लोग उस नियमों को मानते हैं। अगर कोई नियम को नहीं मानेगा तो उसको दंड दिया जाएगा, सरकार के पास वो शक्ति होती है। अगर सभी लोग उस नियमों को मान रहे हैं तो उनके बीच में जो है न्यूनतम समन्वय बना होता है। समन्वय का मतलब है कि भाई तालमेल बना होता है, और साथ साथ में विश्वास भी बना रहता है। विश्वास बोले तो अगर एक बंदा नियम को मानेगा तो दूसरा भी मानेगा, अगर ये मानेंगे तो तीसरा भी मानेगा। अगर इनमें से कोई नियम नहीं मानता तो उसको दंड दिया जाएगा, और इन नियमों को न्यायालयों के द्वारा लागू भी करवाया जाएगा। तो संविधान का पहला काम क्या है कि वो बुनियादी नियम वो होते हैं जो सभी लोगों के लिए होते हैं। वो बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे कि समाज के सदस्यों में समन्वय यानी कि तालमेल बना रहे और विश्वास बना रहे। ठीक है ना, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि ये एक रूल बुक है जो कि बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराती है। संविधान का अगला या दूसरा काम क्या है कि संविधान का दूसरा काम ये है कि इस बात को स्पष्ट करना कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, मतलब निर्णय लेगा कौन। हमने इस बात को तय किया है कि निर्णय लेगी सरकार। ठीक है ना, और संविधान ये भी तय करता है कि सरकार बनेगी कैसे। अगर निर्णय सरकार लेगी तो सरकार बनेगी कैसे। तो हमारा दूसरा काम ये है कि भाई निर्णय कौन लेगा, सरकार। ठीक है, और सरकार बनेगी कैसे ये भी बताता है। तो आप इन पिक्चर से ना उनको इन बातों को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये सरकार होती क्या है। इस तरह से आपको इजीली याद भी हो जाएगा। संविधान का तीसरा काम क्या है कि वह सरकार के द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए, मतलब कि लिमिटेशंस लगाए। अगर हमारी सरकार ने कोई कानून बनाया है तो उसकी कुछ लिमिट्स भी होनी चाहिए कि भाई वो सरकार जो है किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को नहीं छीनेगी। तो ये सरकार की शक्तियों पर एक तरह से सीमाएं ही हैं, हमने इससे पहले बात की थी। और संविधान जो है सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। तो तीसरा काम क्या है कि सरकार जो है, सरकार के द्वारा जो भी सरकार कानून बनाएगी वो कानून नागरिकों के ऊपर लागू होंगे, तो उन कानूनों पर सीमाएं लगाए जिससे कि उनके मौलिक अधिकारों को ना छीन पाए सरकार। संविधान का चौथा काम ये है कि वह सरकार को, पहली बात तो यह है कि हमने अभी तक तो लिमिटेशंस के बारे में बताया, तो संविधान का चौथा काम यह है कि सरकार को वो ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके। आकांक्षाओं का मतलब होता है जो जनता चाहती है, जनता की इच्छाओं को। अगर मान लो सरकार के पास इतनी पावर ही नहीं होगी कि वो लोगों की जो इच्छा है उनको पूरा ना कर सके, तो सरकार जो है फेल हो जाएगी। अब एक बात समझिए कि हमारे समाज में जो है कितनी ज्यादा असमानता है। ठीक है, बहुत ज्यादा लोग अमीर हैं, बहुत ज्यादा लोग ही गरीब हैं, तो उन असमानताओं को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। हमारा समाज ऐसा है जहां पर पहले लड़कियों को पढ़ने की जो है इजाजत नहीं थी। ठीक है, अगर लड़कियां पढ़ेंगी ही नहीं तो वो समाज में समानता कैसे आएगी। हमारी पूरी आबादी का 50% आधी आबादी जो है वो तो महिलाओं की है, वो बिल्कुल ही पिछड़ जाएंगी। तो इसी वजह से हमारे संविधान ने सरकार को ये चौथा काम दिया है कि सरकार को जो है हमने ऐसी क्षमता प्रदान की है जिससे कि वो
वो क्या कर सकती है, लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा कर सकती है और एक न्यायपूर्ण समाज की व्यवस्था कर सकती है। न्यायपूर्ण समाज का मतलब होता है जहां पे किसी से अन्याय ना हो, ठीक है। इसके साथ साथ उन्हीं के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सकती है, जैसे कि आप इस पिक्चर से समझ सकते हैं। पहले लड़कियों को अधिकार नहीं था, अब लड़कियों को जो है अधिकार दिया गया। वो कैसे, क्योंकि अगर मान लो अगर अधिकार सरकार के पास इस तरह की पावर ही नहीं होती कि वो लोग इन लड़कियों को जो है पढ़ने का जो है अधिकार दे पाए, सभी लोगों को जो है समानता दे पाए, तो इस तरह की क्षमता प्रदान करना भी सरकार का ही या संविधान जो सरकार का ही काम है, संविधान ने इतनी पावर दी है। आइए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषताएं। अद्वितीय विशेषताएं का मतलब होता है कि ऐसी विशेषताएं जो कहीं और नहीं मिलती, ऐसी मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो इस प्रश्न को भी हम इस तरह से देखेंगे कि भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषताएं, अगर ये आ जाए तो आप इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा। अगर इस तरह से आ जाए कि भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, तो आप इसी आंसर को लिख सकते हैं। आइए दोस्तों, अब अपने क्वेश्चन को समझने के बाद इस आंसर को अच्छे से समझते हैं। ये आंसर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 6 से 8 नंबर का आता है, संविधान की अद्वितीय विशेषताएं या मुख्य विशेषताएं। तो हमारे संविधान की पहली विशेषता क्या है, ठीक है। हमारे संविधान की पहली विशेषता है कि एकात्मक और संघात्मक दोनों का मिश्रण है, ठीक है। एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है, मैंने जो है अगले क्वेश्चन में इसको चार्ट के माध्यम से समझाया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे छोटे से उसमें बता देता हूँ। देखिए, हमारा जो भी एकात्मक जो संविधान होता है ना, वहां पर सारी शक्तियां जो होती हैं वो एक ही हाथों में होती है। जैसे हमने क्या करा है, संघात्मक शासन में क्या होता है, पहले मैं इसको संघात्मक को बताता हूं। संघात्मक शासन में केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों को बांट दिया जाता है कि पूरे देश के लिए केंद्र सरकार कानून बनाएगी और अपने राज्य के लिए राज्य सरकार कानून बनाएगी। लेकिन एकात्मक सरकार में सिर्फ सारी शक्तियां जो है वो केंद्र सरकार के हाथों में दी जाती है, शक्तियों का बंटवारा नहीं किया जाता। तो हमारा भारतीय संविधान एकात्मक भी है, संघात्मक भी है, दोनों का मिश्रण है, दोनों को मिलाकर बना है, ठीक है ना। जो भी आपातकाल होता है, देखिए नॉर्मल परिस्थितियों में तो हमारा जो संविधान है वो संघात्मक होता है, जैसे सामान्य परिस्थिति है जैसे अभी चल रही है। लेकिन जब आपातकाल लग जाता है तो हमारा संविधान एकात्मक हो जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है वो देखते हैं। भारत के संविधान में यद्यपि संसदात्मक शासन को अपनाया गया है, परंतु इसमें अध्याशात्मक शासन के भी तत्व पाए जाते हैं। यहां पर ये दोनों बातें हैं जिसको हम जो है जो हमारा चैप्टर नंबर 4 होगा, ठीक है ना, उसमें हम इनको अच्छे से समझेंगे। लेकिन यहां मैं आपको छोटे में बता देता हूं। देखिए, संसदात्मक शासन और अध्याशात्मक शासन में क्या अंतर है। देखिए, संसदात्मक शासन में होता क्या है, एक तो होता है राज्य का प्रमुख, ठीक है, और एक होता है सरकार का प्रमुख, ठीक है, सरकार का प्रमुख। अब आप बात समझिए कि हमारे देश में हमारे राज्य के प्रमुख कौन है। हमारे पूरे देश की जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो होते हैं हमारे राष्ट्रपति, ठीक है ना। राष्ट्रपति जो है हमारे पूरे देश के प्रमुख होते हैं, हमारे राज्य के प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, ठीक है। और हमारी सरकार, हमारे देश को जो चलाने वाली सरकार है उसके प्रमुख होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है। ये होता है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, ठीक है, और जहां पे शक्तियां बटी भी होती हैं। अच्छा, लेकिन जब हम ये देखते हैं कि अध्याशात्मक शासन में क्या होता है, हम अध्याशात्मक शासन में राज्य का प्रमुख भी राष्ट्रपति होता है और जो सरकार का प्रमुख होता है वो भी राष्ट्रपति होता है, ठीक है। मतलब यहां पर अब आपको मैं एक छोटा सा डिफरेंस ये बता देता हूं। अध्यात्मक शासन में राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ही प्रमुख होता है, प्रेसिडेंट के पास ही सारी पावर होती है। मतलब यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रमुख होता है, यहाँ पे संसदात्मक शासन में प्राइम मिनिस्टर प्रमुख होता है, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास ज्यादा पावर होती है, यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होती है। बाकी बातें जो है हम चैप्टर नंबर 4 में करेंगे और अच्छे से समझेंगे वहां पे पूरे चार्ट से। भारत एक संघात्मक राज्य है, परंतु यहाँ एकहरी नागरिकता है। मैंने आपको जो है हमारा लेक्चर 1 है उसमें मैंने बताया था। संघात्मक राज्य का मतलब है हमारे यहाँ पर हमने क्या किया है, शक्तियों को केंद्र और राज्यों में बांट दिया है। और हमारे यहाँ पर लेकिन संघात्मक राज्य होने के बावजूद भी हमने क्या किया है, एकहरी नागरिकता रखी है। मतलब हमारे जो भी नागरिक हैं उनको भारत की नागरिकता मिली है, ना कि उस राज्य की भी। तो भारत में जो है एकहरी नागरिकता है, वह व्यक्ति सिर्फ भारत का नागरिक है, वो उस राज्य का नागरिक नहीं है। अमेरिका में दोनों है। अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में वह व्यक्ति उस राज्य का भी नागरिक होता है और साथ साथ में वह पूरे यूएसए या अमेरिका का भी नागरिक होता है, ठीक है। चौथे पॉइंट की बात करते हैं
भारत के संविधान, इस तीसरे पॉइंट को मैंने जो है शॉर्ट आंसर्स में बहुत अच्छे से समझाया है, पिक्चर के माध्यम से आप जरूर देखिएगा। चौथे पॉइंट में भारत के संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार और मूल स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार हम सभी लोगों को दी गए हैं, मौलिक स्वतंत्रताएं भी दी गई हैं, अभी मैंने आपको लास्ट आंसर में हमने बात की थी। परंतु राष्ट्रहित में, राष्ट्रहित का मतलब होता है जब पूरे देश का हित हो, तो उसमें क्या है, उन पर प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर सके, मौलिक अधिकार हमारे को इतने ज्यादा जो है पावर नहीं देते हैं कि हम कुछ भी कर सकें। अगर वहां पर राष्ट्र का हित है, पूरे देश का हित है, तो उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, उनको कंट्रोल किया जा सकता है। और आपातकाल स्थिति के अंदर तो उनको राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। निलंबित को इंग्लिश में पता है क्या कहते हैं, सस्पेंड। ठीक है, सस्पेंड को मतलब ये नहीं होता कि उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया, लेकिन कुछ समय के लिए उनको सस्पेंड किया जाता है, बाद में उनको दोबारा से लोगों को दे दिया जाता है। जब भी आपातकाल या इमरजेंसी आती है तो उनको निलंबित किया जा सकता है। अगला जो है इसमें 5वां नंबर देखते हैं। भारत का संविधान भारतीय जनता के द्वारा निर्मित है। भारतीय जनता के द्वारा निर्मित का मतलब है, जब भी हम अपने देश की, हम अपने संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ ये लिखा होता है कि हमारे देश का जो संविधान है, हम भारत के लोग, भारत के द्वारा, मतलब भारत का संविधान भारत की जनता ने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया है। इसमें एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, मैंने आपको पहले दिखा दिया था, जो हमने अपना जो लेक्चर 1 किया था, संविधान सभा ने ही संविधान का निर्माण किया है। और ये संविधान सभा बनी कैसी थी, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा परोक्ष रूप से निर्वाचित थी। परोक्ष मतलब अप्रत्यक्ष रूप से जो है इसको निर्वाचित किया गया था। मैंने इसमें एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताया है, अपनी एनसीईआरटी के लेक्चर में, प्लीज वो जरूर देखिएगा। छठा टॉपिक देखिए, मैं ना वहां पर ऑलरेडी बहुत टाइम लेकर के मैं चीजों को बता चुका हूं, अगर मैं यहां भी बताऊंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। देश की सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित है। जनता, क्योंकि जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है हमारा देश, ठीक है। तो लोकतंत्र में आप ये देखेंगे कि जब भी चुनाव होते हैं तो लोग भाग लेते हैं, तो मतलब लोगों के पास ही सारी सत्ता है, किसी सरकार के पास नहीं है। तो भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है। गणराज्य का मतलब क्या होता है, हमारे देश के प्रमुख यानी कि राष्ट्रपति, जो किसी भी देश का जो प्रमुख होता है वो चुना हुआ हो तो उसको गणराज्य कहा जाता है। हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो चुने हुए हैं, इसलिए हमारे भारत को जो है गणराज्य घोषित किया गया है। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जिनके द्वारा कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है। हम अपने सेकंड चैप्टर में इस नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें राज्य को कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसके द्वारा राज्य जो है लोगों के कल्याण के लिए कदम उठाता है, ठीक है। इस बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। इसमें केंद्रीय संविधान में केंद्रीय तथा राज्य विधानमंडलों के अधिनियमों और कार्यपालिका के क्रियाकलापों के लिए न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था की गई। अब इस बात को समझिए, देखिए हमने क्या किया, हमने पूरे देश में संघीय व्यवस्था अपनाई, ठीक है। ये जो संघीय व्यवस्था है ये सा है। संघीय व्यवस्था में हमने शक्तियों को केंद्र में और राज्यों में बांट दिया। अब केंद्र सरकार अगर कोई कानून बनाए और वो लोगों के मौलिक अधिकार छीनता हो तो न्यायपालिका उसको क्या करेगी, रद्द कर देगी। इसी तरह से अगर राज्य की सरकार भी अगर कोई कानून बनाती है और वो लोगों के मौलिक अधिकार को छीनता है तो वो भी रद्द कर दिया जाएगा। तो अधिनियम का मतलब होता है कानून, ठीक है। या तो राज्य की सरकार, राज्य विधानमंडल मतलब राज्य की विधानसभा, या केंद्र की विधानसभा, जैसे कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जब कोई कानून बना दिया जाए, या राज्य की विधानसभा के द्वारा कोई कानून बना दिया जाए, ठीक है। तो उन कामों को न्यायिक समीक्षा के द्वारा जो है रद्द किया जा सकता है। मैं आपको न्यायिक समीक्षा के बारे में यहाँ अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। इसकी अगली स्लाइड में मैं उसको बताता हूँ। पहले देखिए न्यायिक समीक्षा क्या होती है। जुडिशियल रिव्यू उसको कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जिसको समीक्षा का मतलब होता है किसी भी चीज की जांच पड़ताल करना। आप सिर्फ ये वाली फोटो देखिए, इसका मतलब क्या है, देखिए इस बात को बहुत अच्छे से गौर करने की कोशिश कीजिए। ये संविधान है, ठीक है, और सरकार ने, जो हमारे देश की सरकार है, उसने कोई कानून बनाया, ठीक है। अब वो कानून जो है संविधान के अनुसार नहीं बनाया गया, तो हमारे ये जो हमारे जज हैं, जो न्यायपालिका के जो कोर्ट के जो जज होते हैं, उन्होंने क्या किया, उस कानून को पढ़ा और उस कानून को समीक्षा करी, मतलब उस कानून को जो है अच्छे से देखा, जांच पड़ताल करी और पाया कि वो कानून संविधान के अनुसार नहीं बनाया गया है। तो इसका मतलब है जो हमारी जुडिशरी है या जो हमारी न्यायपालिका है वो उसकी समीक्षा कर रही है ना कानून की, तो इसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक समीक्षा,
ठीक है, अब बात करते हैं ये सेकंड वाले की, ये भी जुड़ा हुआ होता है, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं न्यायिक सक्रियता। न्यायिक सक्रियता, अब यहाँ देख रहे हैं ये तो ये बोल रहे हैं कि हमारे ये देखो ये संविधान के अनुसार नहीं बना हुआ है, ये संविधान में ये लिखा हुआ है, तो ये कानून जो है हम रद्द कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं जुडिशियल एक्टिविज्म या न्यायिक सक्रियता में कि भाई सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को आदेश दे रहे हैं कि सरकार जो है इस तरह के कदम उठाए। देख रहे हो यहाँ पर ये गुस्से में बोले सरकार ये वाले काम करो, सरकार वो वाले काम करो, तो न्यायपालिका यहाँ पे सक्रियता से काम कर रही है, तो इसको बोलते हैं एक्टिविज्म। अगर आपको ये नहीं भी समझ आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए ये जो चीजें हैं ये काफी बड़े लेवल जो है आगे जाकर के हम समझेंगे और धीरे धीरे समझ आएंगे, तो अगर नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इस बात को तो समझ गए हैं ना, जो हम ये क्वेश्चन में हमने ये बात समझी थी। हमारा इसका 10वां पॉइंट है कि हमारा संविधान कठोर और लचीले संविधान का कठोर और लचीलेपन का दोनों का मिश्रण है। कठोर संविधान का मतलब ये होता है कि संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको आसानी से बदला नहीं जा सकता, ठीक है, और लचीले का मतलब ये होता है कि संविधान के कुछ ऐसे प्रावधान हैं जिनको आसानी से बदला जा सकता है। तो हमने क्या किया है, देखिए कठोर और लचीले को मैं दोबारा बता देता हूँ। कठोर का मतलब ये है कि संविधान के ऐसे प्रावधान जिनको बदलना आसान नहीं होता। लचीले का मतलब है किसी भी प्रावधान को बदलना बहुत आसान होता है। तो हमने क्या करा, बीच का रास्ता अपनाया। हमने बोला कि भाई हमारे कुछ प्रावधान तो ऐसे होंगे जिनको बदलना जो है काफी मुश्किल होगा, मतलब वो कठोर होंगे, और हमारे कुछ प्रावधान ऐसे होंगे जिनको बदलना आसान होगा, मतलब वो लचीले होंगे। तो हमने जो है उन दोनों का मिश्रण अपनाया है, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। दोस्तों आज की डिस्कशन में इतना ही था, आगे का कंटिन्यू हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।